पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ये वो फैंग की गर्लफ्रेंड ने जो कि इतने दिनों से उसे अवॉइड करी थी, वो फोन कॉल पर ही उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। और उसका रीजन ये था कि उसे एक पैसे वाला अमीर बॉयफ्रेंड मिल जाता है। वो फैंग तो अपने एक दोस्त के इनविटेशन पर उससे मिलने एक रेस्टोरेंट के वीआईपी रूम में जाता है, पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पहुँचकर उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करती है। वो लोग तो होटल के मैनेजर के साथ मिलकर वो फैंग को धक्के मार के होटल से निकलवाने वाले थे, पर तभी वहाँ होटल के रियल ओनर मिस्टर डोंग आ जाते हैं, जो कि वो रेस्टोरेंट हमारे बू फैंग के नाम करने के बाद सभी को काफी बड़ा झटका देते हैं। ओनर बनने के बाद सबसे पहला काम हमारे बू फैंग ने उस मैनेजर को जॉब से निकाल कर किया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि अपनी जॉब जाने के बाद तो मैनेजर जांग बू फैंग के पैरों में गिरकर माफी मांगने वाला था। वो तो कहता है कि न्यू बॉस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल कंधा आपको पहचान नहीं पाया। मुझे तो मिस्टर मा ने कहा था कि ये उनका प्राइवेट रूम है और मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया। मुझे इन लोगों ने बेवकूफ बनाया, प्लीज मुझे वापस जॉब पर रख लीजिए। मैं आज के बाद दोबारा इस तरीके की गलती कभी नहीं करूंगा। बू फैंग तो उसे खुद से दूर करते हुए काफी गुस्से में कहता है कि तुम इस होटल के मैनेजर हो, मैंने तुमसे कंफर्म किया था। इतनी हायर पोजीशन पे होने के बावजूद भी तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास तो होटल रूम को चेक करने की लिस्ट है ना, तो तुमने लिस्ट चेक करके क्यों नहीं चेक किया कि इस रूम का ओनर कौन है और किसने इसे बुक किया है? ये रूम मेरे दोस्त ने बुक किया था और ये रूम उसी के नाम पे रिजर्व होगा। तुम ऐसे किसी की बातों में कैसे आ सकते हो? कपड़ों से लोगों को जज करके उन्हें धक्के मार के होटल से बाहर निकलवाना चाहते थे। अगर तुम जैसा बंदा इस होटल में जॉब करता रहा तो इस होटल की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा कोई भी इंसान इस होटल को रिप्रेजेंट करे। बू फैंग की बात बिल्कुल लॉजिकल थी। ये सुनने के बाद मैनेजर जांग अपने फोन में उस लिस्ट को चेक करने लगता है कि किसने इस रूम को बुक किया था। उसे पता लग जाता है कि ये तो हमारे ये बू फैंग के दोस्त के नाम पर है, मिस्टर मा के नाम पर तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो मिस्टर मा पे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। वो तो उन्हें जोर जोर से डांट रहा था। बू फैंग उसकी सारी बकवास को इग्नोर करते हुए कहता है कि अब तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। इसके बाद तो वो मिस्टर मा और लिन लिन दोनों से कहता है कि अब तुम दोनों भी यहाँ से अपनी तशरीफ ले जा सकते हो, क्योंकि आज के बाद तुम इस होटल में बैन हो। दोबारा कभी इस रेस्टोरेंट के आसपास नजर मत आना, मुझे तुम लोगों का चेहरा नहीं देखना। मिस्टर मा बू फैंग की ऐसी बातें सुनने के बाद चिढ़ते हुए कह रहा था कि मैं भी ऐसे बेतुके रेस्टोरेंट में नहीं आना चाहता। तुम्हें किस चीज पे इतना घमंड है? हाँ, भूलो मत तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अब मेरे साथ है। ये बोलने के बाद वो लिन लिन को खुद के क्लोज करते हुए कहता है कि देखो मेरे आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है। बू फैंग तो कह रहा था कि तुम अभी थोड़ी देर पहले इसी बेकार से रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे ना, और भूलो मत इस रेस्टोरेंट के प्रीवियस ओनर यही तुम्हारे सामने मौजूद है, जो अब तक इसे अच्छे से चला रहे थे। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मिस्टर डोंग ने एक बेकार सा रेस्टोरेंट ओपन करके रखा हुआ था? मिस्टर मा तो अपनी बेइज्जती पे चिढ़ते हुए कह रहे थे कि क्या तुम्हारे फादर को पता है कि तुम मेरे प्रीवियस बिजनेस को इस तरीके से जज कर रहे हो? मिस्टर मा तो डरते हुए कह रहा था कि अरे मिस्टर डोंग आप इतना नाराज मत होइए, मैं तो इस कमीने से बात कर रहा था, मैंने आपके रेस्टोरेंट के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। मिस्टर डोंग तो और ज्यादा भड़कते हुए कह रहे थे कि खबरदार अगर डॉक्टर ये के बारे में एक लफ्ज भी बुरा भला बोला तो उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई थी, इसलिए मैं उनके खिलाफ एक भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करने वाला, इसलिए सोच समझ के बोलना। ये बोलने के बाद वो तो गुस्से में अपनी मुट्ठी बनाकर उसे डरा रहे थे। ये सारी चीजें सुनने के बाद तो लिन लिन मुस्कुराने लगती है, क्योंकि अब उसे बू फैंग फिर से अच्छा लगने लगा था। इसलिए जब चिढ़कर मिस्टर वा वहाँ से जा रहे थे और वो वहीं रुक जाती है तो वो उसे बुलाने लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था, अब यहाँ से चलो, मुझे और बेइज्जती नहीं करवानी अपनी। पर लिन लिन मिस्टर मा के पीछे जाने की बजाय बू फैंग के सामने जाकर बेचारी बनते हुए कह रही थी कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, क्या तुम इस बार मुझे माफ कर दोगे? क्या मेरी पुरानी दोस्ती की खातिर तुम इस बार मेरी इस भूल को माफ करके वापस से मेरे साथ आ सकते हो? लिन लिन को इस तरीके से बू फैंग के आगे माफी मांगता देखकर तो मिस्टर मा का खून खौल जाता है। वो चिल्लाते हुए कहते कि कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के आगे फिर से गिड़गिड़ा रही हो, जिसे छोड़कर मेरे पास आई थी। मैं एक आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? वो तो मिस्टर मा की बातों को टोटली इग्नोर करते हुए बू फैंग से कह रही थी कि बू फैंग मुझे पता है इस बार मेरी ही गलती है, मैं इस बेवकूफ की मीठी मीठी बातों में आ गई थी, मैं फिर से कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे अपनी लाइफ में वापस ले लो। ये बोलने के बाद वो तो बू फैंग के काफी ज्यादा क्लोज हो रही थी, पर बू फैंग कहता है कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं रहो, मैं इस बार तुम्हारी बातों से बहलने वाला नहीं हूँ। बू फैंग का ये एटीट्यूड देखने के बाद मिस्टर मा कह रहा था कि भूलो मत कि तुम मिस्टर डोंग के बलबूते पे इतना कूद रहे हो, एक बार मिस्टर डोंग को रास्ते से हटने दो,
फिर देखता हूँ। तेरे घमंड को मैंने चूर चूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी मिस्टर मा नहीं। तुझे सबक तो मैं जरूर सिखाऊंगा। ये बोलने के बाद वो पाँव पटकते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर मिस्टर डोंग कह रहे थे कि ये लड़की तुम्हें छोड़कर बाहर नहीं जा रही है, तो क्या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं इसे धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालने के लिए, या फिर ये मैटर तुम अपने आप सुलझा लोगे। वुफेंग तो कहता है कि मिस्टर डोंग आपको इतनी जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे 2-4 बातें करके खुद ही यहाँ से भेज दूंगा। मिस्टर डोंग भी और ज्यादा बातें नहीं करते। अपना काम निपटाने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे सिक्योरिटी भी चली गई थी। अब उस प्राइवेट रूम में सिर्फ वुफेंग और लिन लिन मौजूद थे, जिसकी वजह से लिन लिन अपना असली रंग दिखाने लगती है। वो वुफेंग से चिढ़ते हुए कह रही थी कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ मेरी बातों से एग्री क्यों नहीं कर रहे थे, सबके सामने ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि मुझे जानते ही नहीं हो। वुफेंग तो कह रहा था कि सच है मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐसे क्रिकेट की तरह रंग बदलोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी पर्सनालिटी तो मुझे शुरू से पता थी कि तुम दूसरों पर डिपेंड रहती हो, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से एडवाइस दे रहा था कि स्टडी पर ध्यान दो, जॉब ढूंढो, खुद को सेटल करो, ऐसे दूसरों के पीछे पीछे मत भागो, नहीं तो अपनी आइडेंटिटी अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दोगी। वुफेंग की ये सारी बातें लिन लिन के सर के ऊपर से जाती है। वो तो और ज्यादा करती गाते हुए कह रही थी कि अगर तुम्हें मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है और मेरे साथ फ्यूचर में रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना है तो मुझे ज्ञान देने की भी जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। मैंने जो किया है मैंने उसके लिए माफी मांग ली है, और तुम ये बताओ कि अब तुम क्या करोगे, मेरे अलावा कोई है तुम्हारे पास। तभी एक धांसू एंट्री लेती है हमारी किंग चूचू, जो ये कह रही थी कि है ना मैं उसकी गर्लफ्रेंड। पहले तो लिन लिन किंग चूचू पर ये बोलकर गुस्सा निकालने लगती कि तुम होती कौन हो हमारे बीच में आने वाली, खुद को समझती क्या हो तुम। लेकिन जैसे ही उसकी नजर हमारे किंग चूचू की ड्रेस पर पड़ती है उसकी तो आगे फटी की फटी रह गई थी। अपने से ज्यादा खूबसूरत और अपने से ज्यादा रिच लड़की को देखकर वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ किंग चूचू वुफेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रही थी कि तुम इतने चुप क्यों हो, बताओ ना इसे। ये सुनने के बाद तो वो गुस्से में अपना पैर पटकते हुए कह रही थी कि ये इम्पॉसिबल है, मैं मान ही नहीं सकती कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी मेरे अलावा। पर किंग चूचू से यकीन दिलाने के लिए वुफेंग की बिना मर्जी के उसे किस कर लेती है। बेचारा वुफेंग खुद भी काफी ज्यादा शॉक था और किंग चूचू लिन लिन से कह रही थी कि अब बताओ क्या ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। लिन लिन ये देखने के बाद जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी कि ये इम्पॉसिबल है, मैं मान ही नहीं सकती कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो, इसने तुम्हें हायर किया होगा मुझे जलाने के लिए। किंग चूचू कह रही थी कि एक मिनट पहले मैं तुमसे खुद को इंट्रोड्यूस तो कर लूं। मेरा नाम किंग चूचू है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ किंग ग्रुप की। तुम्हें सच में लगता है कि कोई मुझे अफोर्ड कर सकता है किसी दूसरी लड़की को जेलस करने के लिए। यहाँ वुफेंग काफी ज्यादा शर्माते हुए किंग चूचू से पूछ रहा था कि तुम यहाँ कब आई। वो तो मुस्कुराते हुए कह रही थी कि मैं थोड़ी देर पहले, लेकिन शुक्र है मैंने आकर सारी चीजें सुन ली। मैं सच कहूँ तो मुझे इस लड़की को थैंक यू बोलना चाहिए जो इसने तुम्हें छोड़ दिया, वरना तुम मेरे बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनते। अगर ये तुम्हें गरीब और बेकार समझकर नहीं छोड़ती तो मुझे इतना एक्सीलेंट और हार्ड वर्किंग बॉयफ्रेंड नहीं मिलता। अब ये बात सुनने के बाद तो लिन लिन और ज्यादा भड़कते हुए कह रही थी कि सारी औरतें पैसों से प्यार करती है, हर कोई तुम्हारी तरह पैदाइशी रिच नहीं होता, तुम्हें भी तो जीने के लिए पैसा लगता होगा ना। और इसमें क्या गलत किया जो मैंने अपने लिए एक बेहतर लाइफ सोची, क्या अपने लिए लग्जरियस लाइफ चूज करना गलत है। किंग चूचू का कहना था कि मैंने कब कहा कि तुम गलत हो, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हर किसी को अपनी चॉइस के लिए पे करना पड़ता है। तुमने पैसे वाला बॉयफ्रेंड चूज किया तो अब तुम्हें वुफेंग कभी नहीं मिलेगा। मैंने वुफेंग को चूज किया है इसलिए मैं कभी तुम्हें इसके पास दोबारा नहीं आने दूंगी। अब ये डायलॉग सुनने के बाद तो लिन लिन दोबारा और वहाँ नहीं रुक पाती। वो तो गुस्से में वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर किंग चूचू उसके हाथ का ब्रेसलेट देखने के बाद उसे रोकते हुए कह रही थी कि एक मिनट रुको। वो तो चिढ़ के कहती है कि और बेइज्जती करना बाकी है क्या। चूचू तो कह रही थी कि नहीं मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और ये बात वुफेंग से रिलेटेड नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है। एटलीस्ट तुम्हें इतना स्मार्ट तो होना चाहिए। अमीरों जैसे दिखने के लिए तुम डुप्लीकेट ब्रेसलेट तो खरीद सकती हो, लेकिन एटलीस्ट उसकी क्वालिटी तो चेक कर लिया करो। अमीर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डालने की क्या जरूरत है। ये जो तुमने हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ है ना, ये कोई जेड नहीं है बल्कि प्लास्टिक और केमिकल से मिलकर बना है, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है। पर इस ब्रेसलेट को जेड जैसा शाइन
लेने के लिए जिस केमिकल का यूज किया गया है वो तुम्हारी बॉडी के लिए इतना ज्यादा हानिकारक है कि इससे कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें खरीदना और पहनना दोनों अवॉइड करो। लिनलिन तो मुंह बनाते हुए कह रही थी कि क्या बकवास कर रही हो, ये प्योर जेड है जो मिस्टर मा ने मुझे दिया है। इस एक इकलौते ब्रेसलेट की कीमत ही 20,000 युआन है और ये मुझे सर्टिफिकेट के साथ मिला था। चूचू तो मुस्कुराते हुए कह रही थी कि एंटीक जेड इंडस्ट्री ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी फैमिली इस जेड इंडस्ट्री की इंचार्ज मानी जाती है। मेरी बातें तुम्हारी उन सो कॉल्ड सर्टिफिकेट से तो बहुत ज्यादा काम की हैं। अगर मैंने तुमसे कह दिया कि ये जेड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है और इसे प्रूव करने के लिए मेरे पास काफी सारे तरीके हैं। ये बोलने के बाद वो एक चॉपस्टिक उठाते हुए उसके पास जाकर कह रही थी कि अगर मैं इस पर हिट करूं तो ये जेड हुआ तो काफी क्लियर आवाज करेगा जिसे सुनकर तुम्हारे कानों को सुकून मिलेगा। पर अगर ये जेड नहीं हुआ तो तुम्हें पता है कि प्लास्टिक की चीजें कैसे साउंड करती हैं। सबसे सिंपल और आसान तरीका यही है। ये बोलने के बाद वो उसके जेड पर एक हिट कर दिया जिससे कि एकदम सामान जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कि किसी प्लास्टिक की चीज को नीचे गिरा दिया हो। ये देखने के बाद तो लिनलिन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उस ब्रेसलेट को उतार कर वहीं फेंक देती है, ये कहते हुए कि आखिर उस मिस्टर मा की हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की। चूचू उसके बैग को देखते हुए कह रही थी कि ये भी तुम्हें तुम्हारे खास दोस्त ने गिफ्ट किया होगा, है ना? वैसे बता दूं कि ये भी एक फेक है जो कि चोर बाजार में यूं ही सस्ते दामों पर बिकते रहते हैं। ये सुनकर लिनलिन वो बैग दिखाते हुए कह रही थी कि अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, ये मिस्टर मा के कहने पर उनके दोस्त अब्रॉड से लेकर आए थे। ये एक लिमिटेड एडिशन बैग है। इस बैग की अकेले कीमत 4 लाख रुपए है। तुम्हें कैसे लगता है कि ये फेक है? किन चूचू का कहना था क्योंकि मैंने इस तरीके के ओरिजिनल बैग्स कितने देखे हैं और कितने फेंके हैं, इसलिए मुझे पता है कि कौन सा फेक है और कौन सा ओरिजिनल। जिसने तुम्हें दिया होगा उसे नहीं पता होगा कि फेक दिखने में कितना अलग होता है। मैं तुम्हें थोड़ी सी इक्वेलेशन करके दिखाती हूँ। जो इस बैग का रियल ब्रांड है ना, उसका डी इंग्लिश का लेटर काफी ज्यादा बड़ा है, पर तुम्हारे वाले बैग में तो ये इतना छोटा है कि ठीक से नजर भी नहीं आ रहा। इसके अलावा ये जो ब्रांड होता है ना, वो अपने इस लोगो को क्रिएट करने के लिए प्योर मेटल का यूज करता है, पर तुम्हारे इस बैग में जो मेटल यूज हुआ है वो तो लोहा है जो कुछ ही दिनों में जंग खाकर कलर छोड़ देगा। तुमने अगर असली बैग देखा होता तो तुम तो इसका शाइन नोटिस करके बता सकती थी कि ये फेक है, और ऊपर से ये भद्दा सा कलर, इस पे पानी पड़ते ही ये बैग अपना कलर छोड़ देगा, जबकि ओरिजिनल लिमिटेड एडिशन बैग्स में इस तरीके की मिस्टेक्स कभी नहीं होती। ये बोलने के बाद वो बुफिंग से कहती है कि हनी, क्या तुम मुझे एक कप चाय दे सकती हो? मुझे उससे एक एक्सपेरिमेंट करना है। बुफिंग उसकी बात सुनने के बाद टेबल पे पड़ा एक चाय का गिलास लाकर उसे पकड़ा देता है। वो उस गर्म चाय को लेकर लिनलिन के बैग पर छिड़क देती है, जिससे वो काफी बुरी तरीके से चिढ़ गई थी, ये कहते हुए कि क्या कर रही हो तुम? पर चूचू उस बैग पर अपना हाथ फेरते हुए कह रही थी कि ये देखो कैसे इस बैग का कलर छूट रहा है। ये देखने के बाद फाइनली लिनलिन मैडम को पता लग जाता है कि ये बैग डुप्लीकेट है। वो तो उस बैग को पटकते हुए कह रही थी कि मिस्टर मा, तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। पहले तो उसका इरादा था कि वो इस बैग को यहीं फेंक कर जाए, फिर वो सोचती है कि क्यों न जाकर उसके मुंह पर मारूं, इसलिए वो बैग उठाकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लिनलिन के वहाँ से जाने के बाद चूचू बहुत जोर जोर से हंसते हुए कह रही थी कि इस तरीके का नमूना देखना बहुत ज्यादा रेयर होता है। वैसे तुम इस लड़की को कब से जानते हो? इसे तो कोई भी राह चलता बेवकूफ बना देगा। बुफिंग तो उल्टा चूचू से पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इसके अलावा तुमने वो सारी हरकतें क्यों की थी? चूचू का कहना था कि मैं तो इस लड़की को सबक सिखाना चाहती थी ताकि वो जिंदगी भर याद रखे कि उसने क्या गवाया है। बुफिंग तो उसकी ये अदा देखने के बाद उसे थैंक यू कह रहा था उसकी हेल्प करने के लिए, पर चूचू कहती है कि बस थैंक यू, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपनी फर्स्ट किस दे दी। ये सुनकर तो वो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि तो क्या फिर मैं बदले में अपनी फर्स्ट किस तुम्हें दे दूं? वो तो शर्माते हुए कह रही थी कि मैंने ऐसा कब कहा। बुफिंग तो उसकी ऐसी हरकतों पे मुस्कुराने लगता है। वहीं हमारी चूचू कह रही थी कि मुझे पहले ये बताओ कि तुमने मिस्टर डोंग के साथ ऐसा क्या किया जो उन्होंने अपना इतना बड़ा रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम कर दिया। बुफिंग तो कहता है कि कुछ नहीं, बस मैंने उनके बेटे की जान बचाई थी। तो वो कुछ ज्यादा ही खुश हो गए। वो तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हुए कह रही थी कि क्या बात है, तुम तो सच में कमाल के डॉक्टर हो। बुफिंग का कहना था कि कुछ नहीं, कोई अपनी काबिलियत नहीं दिखा पा रहा था तो मैंने बस ट्राई किया और उसकी जान बच गई। उनकी बातों के बीच में बुफिंग को डॉक्टर जाओ का कॉल आता है जो कि बुफिंग से मिलना चाहते थे। बुफिंग कहता है
है कि मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी है और हम लोग ज़ियांगनैन रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में हैं। आप वहीं आकर हमारे साथ डिनर करते हुए बात कर सकते हैं। डॉक्टर जाओ भी इस चीज के लिए रेडी हो गए थे। दूसरी तरफ हमें मिस्टर मा को दिखाया जाता है जो कि बुफेंग के बारे में रिसर्च करा था और उसे पता लगता है कि वो तो डॉक्टर जो को भी जानता है, साथ ही उसकी क्लोजनेस मिस्टर डोंग के साथ बहुत पुरानी है। ये सारी बातें जानने के बाद तो वो गुस्से में चिढ़ते हुए कह रहा था कि बुफेंग अब तू देख मैं तुझे कितना मजा चखाता हूँ, क्योंकि अब तुझे बचाने के लिए मिस्टर डोंग नहीं आएंगे ना। उसने तो काफी सारे गुंडे भी हायर कर लिए थे बुफेंग को मजा चखाने के लिए। गुंडों के साथ तो वो एक चीफ को भी बुलाता है जो अपने साथ किसी पेपर्स को लेकर आए थे जो उस रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय करने वाला था। वो दोनों तो मिलकर डिसाइड करते हैं कि अभी के अभी जाएंगे और उस ज़ियांगनैन रेस्टोरेंट को बर्बाद कर देंगे, जिससे वो बुफेंग दोबारा मिस्टर मा के सामने खड़े होने की कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। और ऐसा करने पर मिस्टर डोंग भी उसे बचाने नहीं आ सकते क्योंकि अब इस रेस्टोरेंट का ओनर बुफेंग है। ये बातें प्लान करते हुए वो जोर जोर से हंसते हुए रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर जाओ हमारे बुफेंग के प्राइवेट रूम में एंटर हो चुके थे, जहाँ बुफेंग तो किन चूचू को डॉक्टर जाओ से मिलाते हुए कह रहा था कि डॉक्टर जाओ इनसे मिलिए, ये मेरी दोस्त है किन चूचू। डॉक्टर जाओ को गलतफहमी हो जाती है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। वो तो कह रहे थे कि बहुत अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हो। किन चूचू तो डॉक्टर की बात पर मुस्कुराने लगती है पर वो उन्हें करेक्ट नहीं करते। दूसरी तरफ डॉक्टर जाओ हमारे बुफेंग को थैंक यू बोल रहे थे कि तुम्हारे हॉस्पिटल में उन पेशेंट को ट्रीट करने के बाद हमारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन टॉप पर पहुंच गई है और अब हम पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्क करके अपने हॉस्पिटल को टॉप क्वालिटी का बनाने वाले हैं। वैसे अब हमने हमारी दवाइयों का प्राइस पहले से भी कम कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुमने उन गलतियों को हाईलाइट नहीं किया होता तो हम कभी उस तरफ ध्यान दे ही नहीं पाते। बुफेंग डॉक्टर जाओ की बात सुनने के बाद कह रहा था कि मैंने जो आपसे पता करने के लिए कहा था, क्या आपने उस बारे में पता किया? आखिर वो दवाइयाँ कहाँ से आई थी और किसने टेस्ट करवाई थी? डॉक्टर जाओ कहते हैं कि पता नहीं हाइटाओ ने कहाँ से उन दवाइयों का जुगाड़ किया। हमने अपने सभी रिसोर्सेज का यूज करके पता लगाने की कोशिश की लेकिन अभी तक इस चीज का पता नहीं चला। कुछ दिनों पहले हमें कंपनी का नाम पता लगा था लेकिन वहाँ जाके चेक करने के बाद भी वो जगह खाली मिली। पर अब भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जब तक इस चीज का पता नहीं लग जाता तब तक मैं इस केस को छोड़ने नहीं वाला हूँ। तभी अचानक से उस रूम में एक वेट्रेस पैनिक करते हुए आकर हमारे बुफेंग को बताती है कि बॉस नीचे रेस्टोरेंट में काफी सारे लोग आए हैं जो जोर जोर से चिल्लाते हुए इस रेस्टोरेंट को बंद करने को कह रहे हैं। ये न्यूज सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। बुफेंग के कुछ भी रिएक्ट करने से पहले ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।